नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के मैगजीन समरी एंड एनालिसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में जो भी महत्वपूर्ण मंथली मैगजीन्स हैं उनमें प्रकाशित जो आर्टिकल होते हैं उन पर चर्चा करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपके व्यक्तित्व परीक्षण के दृष्टिकोण से, ये फिर कहें तो आपकी एक बेसिक समझ के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसी क्रम में आज हम जिस मैगजीन की चर्चा करने वाले हैं वो ईपीडब्ल्यू है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली जो मैगजीन आती है उसी में प्रकाशित दो जो आर्टिकल हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिसमें रोजगार से जुड़ी जो एक प्रोत्साहन योजना है उसकी हम चर्चा करेंगे और गाजा से जुड़ा हुआ जो विवाद है उससे जुड़े हुए जो भी घटनाक्रम है उस घटनाक्रम से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उनका एनालिसिस करेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना क्या है? तो अगस्त इंड ऑफर के तहत देखें तो संस्कृति आईएएस के द्वारा बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑफर संचालित किया जा रहा है और इस ऑफर के तहत देखें तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस जो फाउंडेशन कोर्स हैं पीटी मेंस के लिए लाइव ऑनलाइन, उन पर बड़ा ही महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है। जैसे देखेंगे यूपीएससी यूपीपीसीएस का जो जीएस फाउंडेशन कोर्स है इस पर 50% की छूट दी जा रही है। वैसे यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स जो जीएस सीसैट का एक कम्बो पैक है इस पर 60% की छूट दी जा रही है। यूपीपीसीएस टारगेट बैच प्रीलिम्स 2025 इस पर 70% की छूट दी जा रही है। लेकिन सबके लिए खास बात है, इसके लिए जो डेडलाइन है वो 29 अगस्त 2025 है, यानी 25 से 29 अगस्त 2025 का जो समय सीमा है, इसी में अगर आप नामांकन करवाते हैं इन कोर्सों में तो आप इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज आप चूक सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है, आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा सा न्यूज की चर्चा करते हैं कि रोजगार से जुड़ी हुई जो प्रोत्साहन योजना है, इसी नाम से, इसी टैग से ये जो आर्टिकल है ये प्रकाशित किया गया था और इसमें खास तौर पे ये बात की गई थी कि केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है जिसने जुलाई 2024 के बजट में जो भी घोषित कर्मचारी भविष्य जो निधि संगठन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ईपीएफओ बोलते हैं, इसके संदर्भ में ये कहा था कि इससे जुड़ी जो भी रोजगार लिंक्ड जो प्रोत्साहन है, जो ALI है, इस पर जो मंजूरी दी थी, इसी के बारे में डिटेल से इस आर्टिकल में बातें कही गई थी। ये कहा गया था कि ये जो योजना है ये अनौपचारिक जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से औपचारिक क्षेत्र में जो रोजगार है उसको बढ़ावा देने के लिए जो भारतीय जो इकोनॉमी है, जो इंडियन इकोनॉमी है, उसमें एक तरह से अनौपचारिक क्षेत्र की जो 80% से अधिक हिस्सेदारी है उसको देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसी की हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा योजना से जुड़े जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उन पर हम बात करें तो देखिए, इस योजना की जो एक टाइम लिमिट है, जो बजट जुड़ा हुआ है उसमें अगर देखें तो 1 अगस्त 2025 से 2 वर्षों के लिए वैलिड है और इसके लिए देखें जो फंड है वो 99,446 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। पहली योजना के संदर्भ में देखें तो जो भी औपचारिक क्षेत्र है उसमें नए प्रवेश करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन पर 1 महीने का जो वेतन है अधिकतम 15,000 प्रति कर्मचारी प्रदान किया जा सकता है। लाभ की बात करें तो 1.92 करोड़ जो नए कर्मचारी हैं उनको इस योजना के पहले चरण में लाभ प्राप्त हो सकता है। दूसरी योजना की बात करें तो विनिर्माण क्षेत्र में जो भी नियोक्ता हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको ईपीएफओ अंशदान के लिए 4 वर्ष तक सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त जो कर्मचारी हैं उनके लिए 2 वर्ष तक 3,000 प्रति माह प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। लाभ कितने को होगा तो 2.6 करोड़ अतिरिक्त जो रोजगार है उनके उत्पन्न होने की बात कही जा रही है। ये सारी जो बातें की जा रही हैं इनके अगर थोड़ा सा हम बात करें कि उद्देश्य क्या है, इनके लक्ष्य क्या है, तो यही कहा जा रहा है कि औपचारिक जो रोजगार है उस औपचारिक रोजगार को क्या किया जा रहा है, बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पर कर्मचारियों को वेतन और गैर वेतन लाभ यानी कि सामाजिक जो उनकी सिक्योरिटी है, जो सोशल सिक्योरिटी है और उनकी नौकरी में जो एक अस्थिरता है उसको स्थिरता में परिवर्तित किया जा सके, इस तरह की बात कही गई। लेकिन इन सबके बावजूद बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे जो अभी तक आंकड़े आए हैं ईपीएफओ के संदर्भ में, मार्च 2024 तक 32.56 करोड़ ईपीएफओ सदस्य हैं,
जिनमें 7.2 करोड़ अद्वितीय खातों के साथ भविष्य निधि में योगदान उनका है और उसमें से 7.14 करोड़ पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं। पिछले 3 वर्षों में देखें तो ये कहा गया कि 1.1 करोड़ जो ईपीएफओ पंजीकरण है जो योजना के 1.92 करोड़ लक्ष्य को चुनौतीपूर्ण बनाता है। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही जा रही है अनौपचारिक क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है उसके बारे में कही जा रही है कि 80% से अधिक। अब देखिए ये बात कही जा रही है कि 80% से अधिक जो रोजगार है वो देखने को मिला है, एम्प्लॉयमेंट के स्तर पे देखने को मिला है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 50% सकल जो उत्पाद है वो कहा जा रहा है, जो ग्रॉस प्रोडक्शन है उसकी बात कही जा रही है। अनौपचारिक क्षेत्र की जो प्राथमिकता है उसकी बात कही जा रही है कि यहाँ पर जो लागत है वो क्या है, वो कम है, जो फैक्टर कॉस्ट है। न्यूनतम विनिमय है, जो एक्सचेंज है वो क्या है, बहुत ही कम है। और यहाँ पर जो टैक्स है, टैक्स से जो रिलीफ है वो भी रिलीफ कम है। तो बचाव की बात कही जा रही है कि करों से बचाव की बात है। औपचारिक क्षेत्रों में भी चुनौतियां हैं, कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे यहाँ पर जो लागत है, जो कॉस्ट है वो अधिक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो नौकरशाही का जो एक तंत्र है वो भी इसके सामने क्या है, एक चुनौती है। तो यहाँ पर जो नौकरशाही है अपने देश में, जो लाल फीताशाही भी कह सकते हैं, वो भी इस पर कहीं ना कहीं एक चुनौती है। जो टैक्स का जो टैक्सेशन है उसका जो बोझ है वो भी एक कारण है। और जो सपोर्ट है, एक तरह से जो मोटिवेशन है वो नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी इसके पीछे कारण है। और इसके कई सारे लाभ हो सकते हैं। अगर लाभों की थोड़ी सी हम बात कर ले तो औपचारिक क्षेत्र में बदलाव से उच्च जो आय स्तर है वो बढ़ सकती है। जो सोशल सिक्योरिटी है जिसकी समस्या है वो उसका समाधान हो सकता है। जो टैक्सेशन है वो में वृद्धि हो सकती है। यही नहीं, जो वंचित समूह है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो वंचित समूह है उनके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि ऐसे वंचित जो समूह है उन समूहों को प्रॉफिट हो सकता है, लाभ हो सकता है। और सरकार के स्तर पे कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो जो भी रिसोर्स है वो रिसोर्स जुटाने की जो क्षमता है वो बढ़ सकती है। तो गवर्नमेंट के स्तर पे देखें तो एक तरह से कहा जा रहा है कि जो भी रिसोर्स है, रिसोर्स को जुटाने के संदर्भ में ये क्या हो सकता है, एक महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। और इसी के साथ औपचारिक जो प्रतिष्ठान है उनका रेगुलेशन हो सकता है। कर्मचारियों को समय पर वेतन, गैर वेतन जो लाभ है वो प्राप्त हो सकते हैं। टैक्सेशन में वृद्धि हो सकती है, यानी टैक्स में वृद्धि हो सकती है। तो इस तरह की बात कही गई है। लेकिन इसमें जो सीमाएं हैं, पहले भी हमने बात की कि केवल सब्सिडी अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाने के लिए क्या है, सफिशियंट नहीं है, बल्कि अनौपचारिक जो प्रतिष्ठान है उनका एक बड़ा जो भाग है वो अक्षम है, अल्प उत्पादक है। जो औपचारिक क्षेत्र में क्या हो सकता है, वो टिक नहीं सकता है, वो टिकाऊ नहीं रह सकता है। और इसके संदर्भ में जो भी स्वरोजगार है, जो भी स्व खाते हैं, उनसे जुड़े हुए जो अनौपचारिक क्षेत्र है उसका एक जो बड़ा हिस्सा है उसको औपचारिक बनाना कठिन कार्य है। तो इस तरह की बातें देखने को मिल रही है। यानी अगर हम आने वाले समय की बात करें कि आगे की राह क्या हो सकती है, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि औपचारिक क्षेत्र में जो एक बदलाव है उस बदलाव के लिए क्या करना होगा, व्यापक स्तर पे सुधार करने की जरूरत है। क्या करना होगा, ये सुधार विभिन्न क्षेत्रों में जहां भी कमियां हैं उन पर काम करना होगा। जैसे कि नौकरशाही, लाल फीताशाही, उसे कम करना होगा। टैक्सेशन का जो अतिरिक्त दबाव है उसे कम करना होगा, घटाना होगा। जो भी उत्पादन है उसे और प्रमोट करना होगा। जो भी ऋण है, जो डेप्ट है, जो फाइनेंशियल और सोशल जो सिक्योरिटी है, वो उसके संदर्भ में व्यापक स्तर पे रिफॉर्म्स की जरूरत है। जो भी लेबर सेक्टर है, जो श्रम बाजार है, उसमें लचीलापन लाना होगा। वाणिज्यिक जो भी एग्रीमेंट होते हैं उन पर सुधार करना होगा। स्किल्स के स्तर पे, मैनेजमेंट के स्तर पे काम करना होगा। और कौशल विकास पर, खास तौर पे जो भी स्किल्स हैं उनके डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा। और जो भी इंस्टीट्यूशनल या संस्थागत या जो भी शासन की जो क्षमता है उसे और एक्सपेंड करना होगा, उसका विस्तार करना होगा, ताकि सार्वजनिक सेवाओं में क्या किया जा सके, सुधार किया जा सके। तो इस कारण से देखें तो ये आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा दूसरा जो आर्टिकल इसमें प्रकाशित हुआ है वो गाजा क्षेत्र के संदर्भ में हुआ। गाजा आप सभी जानते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो एक विवाद है, उस विवाद में एक क्षेत्र है गाजा का, जिसको लेकर अक्सर न्यूज आपको देखने सुनने को मिल रही होगी। उसी के संदर्भ में गाजा में जो इजराइल है,
इजराइल का जो एक लगातार जो सैन्य अभियान है, उस सैन्य अभियान से कहीं न कहीं देखें तो वहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। वहाँ के जो लोग हैं, वो एक तरह से भूखमरी के शिकार हो चुके हैं और अब वहाँ भूखमरी को हथियार के रूप में क्या है, उपयोग किया जा रहा। और इसके संदर्भ में देखें तो जो वैश्विक प्रतिक्रिया है और एक तरह से देखें तो वहाँ पर जो मानवीय संकट है, वो अब उभर कर सबके सामने आ चुका है। तो उसी पर आधारित ये पूरा आर्टिकल है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा बात करेंगे इजराइल के जो भी यहाँ पर अलग-अलग जो सैन्य अभियान है वो संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें देखें तो भूखमरी का उपयोग बड़े स्तर पे किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो घटना है, इसमें अगर अक्टूबर 2023 की हम बात करते हैं, तो इजराइल के जो मंत्री हैं, इजराइल का जो प्रशासन है, उसने भूखमरी को हथियार के रूप में घोषित किया था, जिससे गाजा में एक तरह से जो भूखमरी की स्थिति है, उसके जो पहले भी स्टेज चले हैं, उसी के क्रम में अब देखें तो वहाँ पर फिर से वैसी स्थिति है। और इसको इजराइल क्या है, एक तरह से वारहेड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, ताकि वहाँ जो एक तरह से तंत्र है, जिससे हमेशा वो पूरी तरह से समाप्त करना चाह रहा है, जिसमें इजराइल विरोधी जो गुट हैं, उनको क्या किया जाए, कैसे भी तोड़ा जाए। जो लोकल स्तर पे हेल्प मिल रहा था, उस हेल्प को पूरी तरह से वो जो चेन बन चुकी थी, उसे तोड़ा जाए। इसके लिए यहाँ पर ब्लॉकेड और अत्याचार की स्थिति देखने को मिली, क्योंकि इजरायली जो नाकाबंदी है, उसने सहायता को क्या किया है, पूरी तरह से रोक दिया है कि जो भी गाजा क्षेत्र में सागरी क्षेत्र से या फिर कहें दूसरे क्षेत्रों से जो भी सपोर्ट मिलता था, उस सपोर्ट को पूरी तरह से क्या किया है, इजराइल ने रोक दिया है। जिससे क्या है कि वहाँ पर जो रसद सामग्री है, चाहे वो यूएन के द्वारा जा रही हो या अलग अलग संसाधनों से या अलग अलग क्षेत्रों से जा रही हो, वो पूरी तरह से रुक गई है। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, उनके सामने जीवन मरण का जो समस्या है वो उत्पन्न हो गया, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे खाने की बात हो। और इसी में एक तरह से कह सकते हैं कि जले पर नमक का काम किया है सैन्य कार्रवाई। इसमें देखें तो बड़े स्तर पे वहाँ पर क्या की गई है, इजराइल के द्वारा बमबारी की जा रही है। जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन से बड़े स्तर पे हमले किए जा रहे हैं। नागरिकों पर भी क्या की जा रही है, गोलीबारी की जा रही है। और जो भी वहाँ पर रिफ्यूजी हैं, जो शरणार्थी हैं, उनके जो टेंट हैं, उनको भी एक तरह से जलाया जा रहा है। तो एक तरह से पूरा क्या है कि वहाँ जाति जो सफाया है वो किया जा रहा है। और इसके पीछे जो मूल मकसद है उसकी अगर बात करें तो इजरायली नेता ने गाजा को छोटे छोटे क्षेत्रों में देखें तो सीमित करके बाकी हिस्सों पर तो कब्जा कर ही लिया है। जो बचे हुए क्षेत्र हैं उन पर पूरी तरह से क्या है कि अपना अधिकार करना चाह रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की जो एक्टिविटी है वहाँ पर संचालित कर रहा है। अब इस पर सबसे खास बात है कि जो दुनिया है वो क्यों मौन धारण की हुई है, क्यों निष्क्रिय बनी हुई है, क्यों एक्टिव नहीं हो रही, क्यों पैसिव बनी हुई है। सबसे बड़ी बात हो रही है पश्चिमी देशों के ऊपर अगर बात करें, क्योंकि हमेशा क्या है कि वो दुहाई देते हैं कि दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो उन पर वो क्या करते हैं, वो सकारात्मक पहल करते हैं। तो अब यहाँ पर गाजा में जो स्थिति बनी हुई है उसमें जो पश्चिमी देश हैं क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं। तो देखिए इसके संदर्भ में अगर देखें तो पश्चिमी देशों की जो भी संलिप्तता है, क्योंकि मुक्त जो विश्व है उसके देश जो हैं इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उस कानून से छूट देते हैं। युद्ध और मानवीय जो अपराध है उस अपराध को आत्मरक्षा के नाम पर सही ठहराते हैं। और यूरोपीय जो नेता हैं उनके आश्चर्य और दुख के जो बयान है वो नकली भी है और अवसर के अनुसार है, यानी कि वो अवसरवादी हैं। तो जितने भी पश्चिम के देश हैं वो क्या कह रहे हैं कि एक तरह से इजराइल को छूट दे रहे हैं, एक तरह से ये कह रहे हैं कि ठीक है इजराइल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत नहीं आता है, ठीक है, वो इस आधार पर छोड़ दे रहे हैं। दूसरी ये भी कह रहे हैं कि इजराइल अपने आत्मरक्षा में इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है। तो और तीसरी बात की अगर उनके हित इजराइल से जुड़े हुए हैं तो इजराइल का वो साथ देते हैं, और इस कारण से भी वहाँ स्थिति भयावह बनी हुई है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो यूनाइटेड नेशन है वो भी पूरी तरह से क्या है कि यहाँ पर फेल्योर हो चुका है, फेल हो चुका है। क्योंकि जो भी यूएन एजेंसियां हैं उन्होंने पहले से भी चेतावनी दी थी कि यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये बात कही गई थी यूएन की एजेंसियों के द्वारा 2023 में। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल वहाँ पर अटैक करते रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसने युद्ध विराम और सहायता बहाली के लिए कई बार आदेश दिए हैं, लेकिन उन आदेशों का भी पालन नहीं हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट के बावजूद भी जो इजरायली नेता हैं, क्योंकि ये कहा गया कि इजराइल के जो नेता हैं वो अपराध कर रहे हैं, मानवता के खिलाफ
काम कर रहे हैं। और इसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने कई बार दिशा निर्देश दिए हैं, वारंट जारी किए, लेकिन अब भी इजराइल के वो नेता जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने क्या किया है, एक तरह से अपराधी घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत, वो खुलेआम घूम रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो मिस्र की देखने को मिल रही है, इजिप्ट की सहायता रोकने में इजराइल के साथ भी क्या है, ये जुड़ा हुआ है। तो इसकी जो संलिप्तता है वो भी इसमें अहम भूमिका निभा रही है। और इसी कारण से देखें तो जो मानवीय संकट है उसकी स्थिति अब यहाँ पर गाजा क्षेत्र में उत्पन्न हो गई, जिसे गाजा पट्टी हम कहते हैं, एक पतला सक्रिय क्षेत्र है, जैसे आप देखेंगे ऐसे क्षेत्र है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इस समय जो स्थिति है वो पूरी तरह से भूखमरी की है, और इससे काफी देखें तो एक तरह से अकाल की स्थिति है, लोग मर रहे हैं। गाजा में अगर आप देखेंगे तो अगर आप YouTube पे खोलिए या कहीं भी वीडियो न्यूज़ देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि भूख से सड़कों पर क्या है, आपको पड़े हुए लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे, महिलाएं मिल जाएंगी। और वो जो बच्चे हैं वो कार्डबोर्ड तक को खाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और जो भी हेल्प है, चाहे वो UN की बात करें या अन्य देशों के द्वारा जो भी सहायता वहाँ पर भेजी जाती थी, उनको अब क्या कर दिया जा रहा है कि बॉर्डर पर ही, सीमा पर ही उनको क्या कर दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है। तो इस तरह की स्थिति वहाँ पर देखने को मिल रही है। और नरसंहार की भी स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि इजराइल अमेरिका के द्वारा संचालित जो अमानवीय केंद्र हैं उन पर भूख से तड़प रहे लोगों के ऊपर गोलाबारी भी की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये जो लोग हैं ये वैसे जो आतंकवादी गुट हैं उनकी सहायता करते हैं, और इस या फिर कहें तो आतंकवादी जो गुट हैं उनके वहाँ पर होने के अंदेशे पर जो इजराइल है, जो US से है, वो वहाँ पर गोलीबारी कर रहे हैं। नागरिकों पर भी हमले किए जा रहे हैं, बमबारी, ड्रोन, सटीक जो हमले हैं उससे भारी संख्या में वहाँ पर एक तरह से नरहत्या हो रही है, लोगों की हत्या की जा रही है। अब इस पर जो वैश्विक प्रतिक्रिया है वो सबसे खास हो जाती है, क्योंकि विश्व भर के जो लोग हैं, एजेंसियां हैं, दुनिया के बड़े बड़े जो राष्ट्र हैं, उनके जो प्रमुख नेता हैं, उन्होंने ये पूरा जो सैन्य कार्रवाई है, जो नरसंहार है, उसको सामान्य होने के रोकने के लिए जो एक विरोध है, जो बहिष्कार है, जो नागरिक अवज्ञा है, उसमें अब धीरे धीरे एक्टिव दिखे हैं। गाजा की जो नाकाबंदी है वो तोड़ने की जो पहल है, जो वहाँ पर श्रमिक हैं उनके द्वारा भी बड़े स्तर पे बहिष्कार किया जा रहा है। और दक्षिण अफ्रीका और कोलंबिया की अगुवाई में 12 देशों ने, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया आदि, इन्होंने हथियारों के संदर्भ में प्रतिबंध लगाया है, आर्थिक बहिष्कार की बात कही है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने की बात की है। तो इस तरह की जो घोषणा है उसमें बकोटा जो सम्मेलन है वो भी खास तौर पर चर्चा में है। और वैश्विक जो साउथ है, जो ग्लोबल साउथ है, उसकी अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर ब्रिक्स देशों ने इस मसले पर एक तरह से ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की है। भारत ने युद्ध विराम के जो प्रस्ताव है उस पर UN में एक तरह से अपना जो रवैया है वो न्यूट्रल रखा है। इजराइल के साथ चूंकि पहले से ही बड़े स्तर के, चाहे वो व्यापारिक संबंध की बात करें, चाहे वो सामरिक संबंध की बात करें, तो भारत के जो संबंध है वो इजराइल के साथ है, तो उनको ध्यान में रखते हुए एक बीच वाला जो रास्ता है वो अभी तक भारत अपना रहा है। और भारत की अगर भूमिका की बात करेंगे तो एक तरह से जो न्यूट्रल पोजिशन होती है कि उस मुद्दे पर न तो खुलकर समर्थन में बोल रहा है, न ही उसके विरोध में बोल रहा है, तो अपनी स्थिति को तटस्थ रखे हुए है। भारत ने इजराइल की अभी तक अगर देखेंगे तो निंदा नहीं की है। भारत ने पूरी तरह से देखेंगे तो इजराइल जो है उसकी कहीं से भी निंदा नहीं की है, न ही उसकी प्रशंसा की है। ऐतिहासिक जो भी रुख है उसको ध्यान में रखते हुए फिलिस्तीन मुक्ति को, अपने ऐतिहासिक रुख को कमजोर करने की बात कही गई है। इजराइल के साथ सैन्य और सुरक्षा व्यापक स्तर पर आगे भी जारी रहेंगे, इस तरह की बात भारत के द्वारा स्वीकार ली गई है कि हम इजराइल के साथ अपने संबंध खत्म नहीं कर रहे हैं। उदासीनता की बात करें तो जो भी संगठित जो विरोध है उनका अभाव है। धार्मिक आधार पर फिलिस्तीनियों के प्रति जो शत्रुता है वो अब कहने के मुद्दा चर्चा में है, और फिलिस्तीनी समर्थक को दबाया जाता है, इस तरह की जो बात है वो एक तरह से मुद्दे अब सबके सामने आ चुके हैं। पिछली सरकारों के अगर भूमिका की बात करेंगे तो जो भी फिलिस्तीन है उस फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक तरह से जो मामला है वो कहीं से भी एक तरह से ठोस स्तर पर देखने नहीं मिला है, एक तरह से मुद्दे को कमजोर ही किया गया है। और इस कारण से देखें तो इसके पीछे कई सारी चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनकी अवहेलना देखने को मिली है, क्योंकि जो भी इजराइल के द्वारा जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ, उसके संदर्भ में जो पश्चिम क्षेत्र है, पश्चिम के जो देश हैं वो इजराइल के साथ कहीं ना कहीं खड़े दिख रहे हैं, और इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बार बार क्या हो रही है, अवहेलना देखने को मिल रही है।
बार बार विरोध के बावजूद भी सैन्य कार्रवाई वहां पर सामान्य नहीं हो रही है, बीच बीच में इजराइल अटैक करते ही रहता है। वैश्विक जो दक्षिण है वो इस पर खुलकर सामने बोल नहीं रहा है। भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है कि भारत में जागरूकता की कमी है, चाहे वो फिलिस्तीन मुद्दे की बात करें, चाहे वहां पर अटैक की बात करें, चाहे वो सांप्रदायिकता की बात करें, चाहे भुखमरी की बात करें। तो ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। और इसी के संदर्भ में कह सकते हैं कि तत्काल के स्तर पे जो उपाय है, चाहे वो गाजा में जो सैन्य कार्रवाई इजराइल के द्वारा की जा रही है, नरसंहार जो किया जा रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, उसके लिए क्या है कि अब यूएन के स्तर पे क्या है कि सुरक्षा जो बल है उनकी जो तैयारी है वो होनी चाहिए। और हथियार जो प्रतिबंध की बात है, चाहे आर्थिक बहिष्कार की बात करें, जैसे हैक समूह की बात करें, तो उनके संदर्भ में अब मुद्दा अब खुल कर आ रहा है कि इसके समाधान के लिए काम किया जाना चाहिए और इसके लिए ग्लोबल स्तर पे प्रेशर भी बनाया जाना चाहिए। जो भी वैश्विक दक्षिण के देश हैं वो क्या करें, एक ठोस कार्रवाई के लिए अपनी एक कह सकते हैं कि दिशा निर्देश दे सकते हैं। और भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है कि भारत की जिम्मेदारी है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, जो यूएन चार्टर है, उसको सपोर्ट करे, फिलिस्तीन के समर्थन में लोकप्रिय जो आंदोलन है उनको सपोर्ट करे, जहां भारत पूरी तरह से एक तरह से तटस्थ दिखा है, निष्क्रिय दिखा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि गाजा में इजराइल का जो कार्रवाई है वो कार्रवाई भूखमरी, बमबारी और जाति जो एक तरह से सफाया है, जातिगत स्तर पे जो फिलिस्तीनी है उनका जो सफाया करने के इरादे से जो संचालित एक्टिविटी है वो वहाँ पर चल रही है, जिसमें एक तरह से वैश्विक स्तर पे, चाहे वो पश्चिम की बात करें, ग्लोबल साउथ की बात करें, या दुनिया के अन्य क्षेत्र जो पूरी तरह से पैसिव बना हुआ है, निष्क्रिय बना हुआ है, तो इस निष्क्रियता को छोड़ते हुए इस संकट के समाधान के लिए सबको मिलजुल कर इसके समाधान के लिए बात करना चाहिए। वैश्विक जो भी दक्षिण है उसके कुछ देशों और लोकप्रिय जो आंदोलन है उसके प्रति देखें तो जो एक तरह से किसी का सपोर्ट दिखा है, किसी का रेजिस्टेंस दिखा है, तो उस पर अब कहीं ना कहीं एक जो बात है वो मिलजुल कर किसी एक मंच पे इसके समाधान के लिए काम करना चाहिए। नहीं तो फिर स्थिति बड़े ही, अगर सभी ऐसे ही उदासीन बने रहें और तटस्थ जैसे भारत बना हुआ है तो ये चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर सकता है और एक क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि बहुत गहरे स्तर का जो मानवीय संकट है वो पहुंच सकता है। तो ये कहीं से भी देखें तो मानवता के लिए ठीक नहीं है, तो इसकी हमने चर्चा की। तो ये ईपीडब्ल्यू में जो प्रकाशित 2 आर्टिकल्स हैं उन पर हमने बात रखी और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उनका एनालिसिस किया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक दूसरी मैगजीन में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के एपिसोड में आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।